हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नरेश चौधरी। आपके लिए 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट लेके आया द सॉलिड स्टेट। ठीक है, एक बात बता देता हूँ, ये जो मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, ये नोट्स आपके बोर्ड के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफी इंपोर्टेंस रहेगा। ठीक है, इसके हमने छोटी छोटी चीजें आपके सामने रिप्रेजेंट की है मैंने। क्लियर, एकदम हाईलाइट करके बेटर लुक देने की ट्राई की जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए और ये नोट्स बहुत आईएमपी रहेगा आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसलिए अगर आप अच्छे से इसको भी आप कर लेते हो तो काफी अच्छा स्कोर कर लोगे आप। ओके, विदाउट एनी फियर, कुछ नहीं सोचना। अगर मैंने नोट्स आपने जो कंप्लीट कर ली तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा लेसन है, बहुत ही इजी लेसन है। ठीक है, देखो द सॉलिड स्टेट, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर कुछ थ्योरीज है, बाद में बीच में हम लोग क्या कुछ डेरिवेशंस करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग कुछ सम्स सॉल्व करेंगे, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, क्यों सॉल्व करते हैं? जिससे हमने जो कंसेप्ट लिया है, जो हमने डिराइव किया है, वो प्रूफ करने के लिए। ठीक है, जो भी हम लोग डिराइव करेंगे उसके बाद उसको क्या करेंगे, सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। कि क्वेश्चन जैसे जैसे करते जाते हैं फॉर्मुलाज भी हमें याद हो जाते हैं और उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना वो भी हमें तरीका आ जाता है। ठीक है, तो एकदम कूल ब्रेन के साथ देखो और स्टार्ट करने से पहले आप क्या करो, नोटबुक हो, नोटबुक पेन पेंसिल जो भी आपके पास हो लेके बैठ जाओ। जो जो पॉइंट्स आते हैं मैं जो बोलता जाता हूं, इसमें जो नहीं रिप्रेजेंट वो लिखना स्टार्ट कर दो, जिससे क्या होता है वीडियो खत्म होते होते आपको बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाती है। क्लियर? सॉलिड स्टेट की बात करते तो आप ऑलरेडी क्या अपने अलग अलग स्टेट के मैटर पढ़ चुके हैं। ठीक है, अलग अलग पार्ट जैसे कि सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैसेस हो गया। ठीक है, नॉर्मल स्टेट आप जानते ही हो। उसके अलावा प्लाज्मा और बॉन्स आइंस्टाइन कंडेंसेट बीईसी, ये भी आप जानते हो किस तरह से क्या होता है। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट के बारे में डायरेक्ट बता देते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते ही हो क्या होता है डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। मींस क्या होगा, फिक्स शेप होगा, फिक्स वॉल्यूम होगा। और इसी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, बहुत लेस कंप्रेस होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, बहुत लेस होगा। ठीक है, और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन क्या होगा, हाई। इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा, एकदम लो होगा। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन क्या होगा, हाई होता है। समझ में सॉलिड स्टेट के अंदर? ठीक है, ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन आप जानते ही हो ऑलरेडी पहले से ही। अब बात करते हैं हम लोग इसी सॉलिड को। ठीक है, हमने पहले इतना डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन अभी इसी सॉलिड को क्या क्या फर्दर क्लासिफाई कर दिया गया है। ठीक है, देखो टू पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। किसमें आ गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, अमोर्फस सॉलिड क्या होता है, ध्यान से समझो। ठीक है, some solid such as NaCl, sugar, sulfur etc have properties not only of rigidity। इनमें कई रिजिडिटी की प्रॉपर्टी है, क्योंकि सॉलिड हमें पता कैसा होता है, रिजिड होता है। ठीक है, रिजिड का मतलब क्या होता है, एकदम हार्ड, कोई चेंजेस आएगा ही नहीं उसके अंदर। जैसे अपने क्लास में ले लो, कोई ढीठ बच्चा है ना, कितना भी साले को बोलो, कितना भी बोलो, नहीं समझेगा वो। ठीक है, क्यों? एक दिन बोला, दूसरे में ऐसा ऐसा कहता ढीठ है, एकदम रिजिड है, एकदम कोई चेंज नहीं है सर। हर कोई आता है, कोई ना कोई इसे कुछ बोलता है तो भी इसे कोई असर नहीं होता। ठीक है, सभी क्लास में ऐसा होता है, एक आता पीस तो। ठीक है, तो नॉट ओनली रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी बट आल्सो हैविंग टिपिकल जियोमेट्री फॉर्म। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई खाली कि उसके अंदर रिजिडिटी है, इनकम्प्रेसिबिलिटी है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, टिपिकल जियोमेट्री भी होगा। मींस उसका कोई ना कोई फिक्स शेप होगा, फिक्स कोई ना कोई जियोमेट्री बनाता होगा, कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनाता होगा। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, जो रियल में सॉलिड है। ठीक है, एमोर्फस सॉलिड सच एज ग्लास, रबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा हैविंग रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी टू अ सर्टेन एक्सटेंट। मतलब कुछ सर्टेन तक इनमें भी होता है। ठीक है, क्योंकि सॉलिड है ना यार, ग्लास, रबर और प्लास्टिक, ये भी तो क्या है, एक तरह से सॉलिड ही है। ठीक है, एक्सटेंट बट दे डू नॉट हैव डेफिनाइट जियोमेट्री फॉर्म। लेकिन इसका जो फॉर्म होता है डेफिनाइट नहीं होता, इसका जो जियोमेट्री बनाओगे तो फिक्स नहीं बनता। ठीक, कुछ भी चेंजेस हो सकता है इसके अंदर। और डू नॉट हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और लॉन्ग रेंज मतलब कुछ लिमिट तक बनेगा, उससे ज्यादा इसकी लिमिट नहीं होती, छोटी सी रेंज तक ही बनाएगा। ठीक है, अगर यहां से यहां तक बन रहा है इतना ही बनेगा। क्रिस्टल में क्या होता है, लॉन्ग रेंज होती है, एकदम आगे आगे बनता ही जाएगा, बनता ही जाएगा, बनता ही जाएगा। ठीक है, जैसे ग्लास है, रबर है, सर ग्लास भी तो एकदम सॉलिड जैसा ही है। इसमें एमोर्फस में क्यों लिया? रियल बात ऐसा है बेटा, जो ग्लास होता है ना, वो क्या होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। कैसा होता है वो, सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। ठीक है, सुपर कूल्ड लिक्विड का मीनिंग क्या है? ठीक है, मतलब कि ये जो है इसको बहुत ज्यादा लिक्विड को कूल करने के बाद एकदम सॉलिड फॉर्म लिया गया है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल लो, अगर आप ग्लास देखते हो, किसी भी घर में जाते हो, अगर ओल्ड हो गया, जैसे कि
5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर के बाद में हमारे जो विंडोज होती है, ठीक है, विंडोज के आप देखना कि उसकी जो ग्लास की थिकनेस होगी ना, जो नीचे से बढ़ जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो सुपर कूल्ड लिक्विड है। तो लिक्विड क्या होगा, धीरे 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 क्या हो जाएगा, नीचे आने की ट्राई करेगा। तो ग्लास की थिकनेस देखना, जब आप लाए थे तब उसकी थिकनेस, और अब देखना कि ऊपर से थोड़ा सा क्या हो गया होगा, थीन हो गया, पतला हो गया होगा, और नीचे से क्या हो गया, थोड़ा सा मोटा हो गया, थिक हो गया होगा। ठीक है, इसलिए उसे क्या बोला गया, एमोर्फस सॉलिड के अंदर लिया गया, और उसे क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है। ठीक है, समझ में आई? रबर में भी ऐसा ही है। क्यों शेप चेंज करता है। रबर आप स्ट्रेच करोगे तो शेप चेंज करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, जब आप फोर्स अप्लाई नहीं करते तो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, यही क्या होता है, उसका इलास्टिसिटी नेचर होता है। क्या होता है? इलास्टिसिटी नेचर होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, ओके, इन दोनों के बारे में बात कर ली। अब ये जो पॉइंट्स मैंने बनाया, जो टेबल का फॉर्मेशन मैंने दिया हुआ है, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर भी गिवन है, इस फॉर्मेट को अब याद रख लो। जैसे आप क्रिस्टलाइन या एमोर्फस क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, एग्जाम में रिपीट में कभी नहीं पूछ ही लेते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन एमोर्फस आ जाए तो आपको ये चीजें पॉइंट याद रख के उसके लाइन सेंटेंस बना देना है। ठीक है, अगर पूछे भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बताइए, शॉर्ट नोट दीजिए, ठीक है, तो क्या करोगे आप लोग कि शेप, कि क्रिस्टलाइन हैविंग अ शेप, डेफिनेट ज्योमेट्री शेप होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, शार्प होगा, हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा, ऐसा। ठीक है, वो सारी चीजें आपको अपनी लैंग्वेज बना के आपको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें दोनों डिफरेंस साथ में लेके चलते हैं, जिससे इजीली समझ में आएगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड फर्स्ट शेप क्या होगा, डेफिनेट ज्योमेट्री शेप होगा और इरेगुलर, अभी हमने बात किया था। उसका जो शेप बनता है फिक्स बनेगा। ठीक है, अगर हम लोग कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है, या फिर टीचर्स है वहां पे, तो स्टूडेंट को क्या करते हैं, फिक्स अरेंजमेंट में खड़ा करेगी, भाई सेम लाइन में जाकर खड़े हो जाओ, अरेंजमेंट फिक्स रखो। या फिर हम लोग पीटी करने जाते कैसे एकदम स्ट्रेट लाइन में खड़ा कर देते हैं कि भाई एकदम फिक्स अरेंजमेंट में रखो, जियोमेट्री क्या है उनकी एकदम सेम हो रही है। ठीक है, किसके अंदर, क्रिस्टलाइन के अंदर। नहीं, इसमें क्या होगा, रैंडमली, भाई क्या हुआ, पीटी सर कहीं चले गए, तो हम तो इतने तो है नहीं सिंसियर, ठीक है, कोई है नहीं टीचर वीचर अपने सराउंडिंग में, तो हम क्या करेंगे, लाइन में खड़े तो थे जब वो लोग थे, लेकिन जैसे ही क्या हो वो लोग निकल गए, तो हमने क्या कर दिया, एक एटम इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो क्या होगी, रैंडमनेस आ गई और स्टेट में इरेगुलरिटी आ जाती है उसकी वजह से। ठीक है, अब देखो मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट इसमें क्या होगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब समझो, फॉर एग्जांपल लेते हैं, मैंने कोई भी थिंग्स लिया, ठीक है, उसको मैं क्या कर रहा हूं, हीटअप कर रहा हूं। ठीक है, नॉर्मली मानूंगा कि उसका टेम्परेचर क्या होता है, कि सपोज कि मेल्ट हो रहा है वो, तो 120 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट हो जाता है, फिक्स है। इस शार्प पॉइंट में खाली फॉर एग्जांपल ले रहा। ठीक है, कोई भी है, कितना भी हो सकता है उसका, 500 है, 1000 है, 700 है, 130 है, कितना भी हो सकता है। तो 120 डिग्री एग्जांपल ले रहा हूं कि 120 डिग्री पे मेल्ट होगा, फिक्स है। तो क्या होगा कि क्रिस्टलाइन के अंदर वो 120 आते ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो शार्प पॉइंट मिला, फिक्स पता चल गया भाई इस टेम्परेचर पे शार्पली क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब देखो ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, क्या होता है, रेंज है, इसमें क्या आ गई, रेंज आ गई, इसमें रेंज आ गया। सपोज करो यार कोई मेटल लिया मैंने, कि सपोज करो यार वो 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस के बीच में मेल्ट होता है, फिक्स नहीं है ना, उसमें शार्प पॉइंट नहीं है ना कि नहीं 200 पे हो जाएगा, नहीं 250 पे हो जाएगा, नहीं 270 पे हो जाएगा, तो ये रेंज आ जाएगी कि 200 से 300 डिग्री सेल्सियस के बीच की रेंज में। ये एग्जांपल है, ठीक है, फिक्स कोई टेम्परेचर मैं नहीं बता रहा, क्लियर कर देता हूं, ये जस्ट मैंने एग्जांपल लिए हैं। ठीक है, कि यहां से यहां रेंज बता दी मैंने, यहां पे फिक्स था 120 तो 120 पे ही हो जाएगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहां पे क्या हो गया, एक रेंज बताई मैंने कि 200 से 300 के बीच में कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रही बात? तो ये क्या हो गया, ग्रेजुअली हो गया, इसका कोई फिक्स शार्प पॉइंट आपको नहीं मिले किसमें, एमोर्फस सॉलिड के अंदर। ठीक है, थर्ड पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब पता है, फ्यूजन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन का मीनिंग होता है सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना। किसमें चेंज होना, सॉलिड से लिक्विड में चेंज, उसे फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो फ्यूजन में क्या होगा, इसका भी जो होगा क्या होगा, डेफिनाइट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन होगा, इसका फिक्स कि भाई इस टेम्परेचर पे वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा, फिक्स है इसके अंदर। हीट ऑफ फ्यूजन समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या होगा, दे डू नॉट हैव डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन, इसमें डेफिनाइट नहीं है। ठीक है, हीट की कोई रेंज आ जाएगी कि यार इतना था, अभी इतने पे हुआ तो दूसरे टाइम इतने पे होगा, फिर इतने पे होगा, तो इससे बार बार थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ सकता है। ठीक है, तो फिक्स नहीं है कि अगर अभी 100 पे हो रहा था थोड़ी देर में 120, 105, 102,
मतलब बार बार से फ्लक्चुएशंस आएंगे, तो इसे क्या बोले, हीट ऑफ फ्यूजन। मींस नॉर्मली सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने में जो हम लोग हीट इसे देते हैं उसमें क्या आएगा, चेंज आएगा। समझ में आई बात इतनी, ठीक है। इसको साथ साथ मेमोराइज करने की ट्राई करो, रटो मत, फील करो यार ऐसा ऐसा कुछ है, क्रिस्टल ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। अंडरस्टूड दैट? ओके। ओके, अब देखो आपके पास ये चीज आ गई है, ठीक है। किस तरह से रिप्रेजेंट करना, ध्यान से देख लो। ये रिप्रेजेंटेशन मैंने दिया है, देखो ये सारी चीज, इसलिए मैंने बोला है कि इसको मैंने काफी बेटर लुक देने की ट्राई की, जिससे कि आप बोर्ड के एग्जाम में इस तरह से रिप्रेजेंट भी आप करते हो, ठीक है, तो भी क्या होगा, आपको हाई मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटीज होती है। ये फॉर्मेट बनाने का यही रीजन होता है कि बच्चों को एक्चुअली सब कुछ आता होता है, लेकिन उसे लिखना नहीं आता कि सर कैसे लिखा जाए सर, कि सर सब कुछ तो आया, मैंने सब कुछ तो सही लिखा है सर, तो मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। तो ये होता है रिप्रेजेंटेशन, कि आप पेपर में उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो वो हमें आना चाहिए। तो एक तरह से मैं आपको रिप्रेजेंट करना ही सिखा रहा हूं, ठीक है। आपको एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूं, रिप्रेजेंट करना भी सिखा रहा हूं कि किस तरह से आप बेटा अपनी बुक के अंदर आपकी जो सप्लीमेंट्री मिलती है, आप उसके अंदर किस तरह से हर चीज को रिप्रेजेंट करोगे। अंडरस्टूड दैट? ठीक है, इसलिए ध्यान से समझना। अब देखो इसके अंदर, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो एमोर्फस सॉलिड की बात कर रहे थे इसमें। अब देखो क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्लीवेज प्रॉपर्टी मतलब कट करने की जो प्रॉपर्टी है वो कैसी क्या होगी इसके अंदर, वो हमें पता करना है, ठीक है। अब देखो, when cut with a sharp tool they split into two piece and the newly generated surface plain and smooth। सिंपल है, क्रिस्टल है यार, ठीक है। आप उसे किसी भी शार्प टूल से कट करोगे तो उसकी जो सरफेस, कट होने के बाद दोनों की जो सरफेस होगी वो एकदम कैसी होगी, शार्प होगी। तो यहां पर रिप्रेजेंट किया, यहां से मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया, क्लियर, कट किया, तो बाद में जो मुझे मिला वो देखो दोनों के दोनों एंड एकदम शार्प है कि नहीं है। समझ में, सिंपल सा पॉइंट है ना सर, बहुत इजी है सर, ठीक है। कि क्रिस्टलाइन के अंदर क्या होगा, क्लीवेज प्रॉपर्टी कैसी होगी, किसी आप शार्प टूल से कट करोगी तो क्या होगा, जो सरफेस न्यू जनरेट होगा वो सरफेस भी कैसी होगी, एकदम स्मूथ होगी। समझ में आ गई, सिंपल पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें, व्हेन cut with a sharp edge tool the cut into two pieces with irregular surface। irregular surface बोल दिया इसने, देखो यहाँ पे, यहां से मैंने क्या कर दिया, कट किया, है ना, कट किया तो क्या हो गया, इस तरह से irregular surface मुझे मिली, मींस रफली कट हुआ। समझ में आ रही बात, ठीक है। इसके अंदर आ गया क्लेस प्रोडक्ट, इजी है ना, ओके। अब देखो नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर अभी बताया था मैंने कि इनकी रेंज क्या होगी, लॉन्ग, मतलब ये जो मैंने बनाया हुआ ये और आगे तक चलता ही जाएगा, ऊपर नीचे सब जगह आगे से चलता ही जाएगा, तो लॉन्ग रेंज होगा। इसमें क्या होगा, ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर ही इसके अंदर होगी, मींस ये जो रेंज है ये फिक्स है, इतना होगा या थोड़ा सा ज्यादा होगा, बस दैट्स इट, उससे ज्यादा ये रेंज बढ़ेगी नहीं। समझ में आ रही बेटा, ठीक है, ओके। अब देखो इसके अंदर एनाइसोट्रॉपिक नेचर, एनाइसोट्रॉपिक, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है। एनाइसोट्रॉपिक नेचर में क्रिस्टलाइन के अंदर कैसा आ गया, एनाइसोट्रॉपिक नेचर कैसा होगा, एनाइसोट्रॉपिक मतलब क्रिस्टलाइन देख के लगता है यार आइसोट्रॉपिक होना चाहिए, है ना, ऐसा कंफ्यूजन होता है बहुत बार। क्या होता है कि यार क्रिस्टलाइन है तो वो सब प्रॉपर चल रहा होता है, तो अचानक से इम्प्रॉपर जैसा कैसा आ गया, है ना, तो ये क्या हो गया, एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर है। और एमोर्फस कैसा होगा, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। बताता हूं क्या क्या होता है, एनाइसोट्रॉपिक सर, आइसोट्रॉपिक क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। अभी हमने बात की थी कि पीटी वाला सेम अरेंजमेंट, सेम जियोमेट्रिक, देखो यहाँ पे आपसे एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीजें, देखो सारी सारी एकदम फिक्स लाइन में अरेंज है, ठीक है। अब क्या किया मैंने कि यहाँ पे क्या कर दिया, ये जो मैंने पेंसिल से बनाया इसको मान लेते बॉयज है, ठीक है, बॉयज के एटम्स है यहाँ पे, और जो ग्रीन है वो सब गर्ल्स है, ठीक है, इसको मैंने ऐसे लाइन से अरेंज कर दिया, क्लियर। अब एनाइसोट्रॉपिक नेचर का मतलब क्या होता है कि ऐसा नेचर आप कहीं से भी उसे देखो, है ना, किसी भी वे में आप क्या कर दो, एक लाइन बना दो या कहीं से भी आप उसे देखो तो क्या लगना चाहिए, आपके सामने जो चीजें दिख रही हैं वो सब सेम होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, आप एक साइड से देखते हो तो अलग दिखता है, किसी और एंगल से देखते हो तो आपको अलग दिखेगा, किसी और एंगल से देखोगे तो भी आपको अलग दिखेगा। मतलब कि इसके अंदर आपको जो होगा अलग अलग क्या होगी, बीच बीच आप जिस साइड से देखने जाओगे वहां पे आपको उसका जो प्रॉपर्टी है वो आपको सेम नहीं मिलेगी, उसका जो नेचर है उसका आपको सेम नेचर नहीं मिलेगा। किसके अंदर, एनाइसोट्रॉपिक के अंदर,
ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ए से मैंने बी लाइन बनाई, देखो इसके सराउंडिंग में देखो दोनों एटम्स प्रेजेंट है, देखो बॉयज भी है यहाँ पे, गर्ल्स भी हैं यहाँ पे, लिंक कैसे है, फिक्स है। देखो ये इस साइड पे ओनली क्या है, बॉयज है, इस साइड पे ओनली क्या है, गर्ल्स है। ठीक है, लाइन है, मैं इस साइड चल रहा हूँ, लाइन के बीच में से मैं, ठीक है, मेरे राइट साइड में क्या हो गया, गर्ल्स होगी, लेफ्ट साइड है बॉयज हो गए, फिक्स है कि लेफ्ट साइड में बॉयज ही है, इस साइड पे गर्ल्स है। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, दूसरे एंगल से देखने की कोशिश की, तो देखो यहाँ पे, अब देखो गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बॉयज ऐसे दिख रहे हैं, यहाँ बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स, अरेंजमेंट क्या हो गया, डिफरेंट हो गया ना यार। पहले क्या बोला, इस लाइन में देखो दोनों साइड में क्या हो रहा, फिक्स अरेंजमेंट था, इधर बॉयज थे, इस साइड फिक्स था, बॉयज ही है, इस साइड क्या है, गर्ल्स है, फिक्स है। लेकिन यहाँ पे देखो बॉयज गर्ल्स सब मिक्स हो गए, समझ में आ रही। इसलिए एनाइसोट्रॉपिक मतलब नेचर का मतलब हो गया कि इसके नेचर फिक्स नहीं है, आप किसी भी एंगल से देखने जाओगे तो इसका नेचर बार बार आपको चेंज मिलता रहेगा। समझ में आ रही बात, नेचर क्या होगा, चेंज होता जाएगा। समझ में आया, ठीक है, इसे बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक। और ट्रू सॉलिड है, मींस रियल में सॉलिड है, ठीक है, ट्रू सॉलिड होगा, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देख रहे हो, एकदम परफेक्ट अरेंजमेंट है इसका, तो ट्रू सॉलिड है। ठीक है, स्यूडो सॉलिड होगा और सुपर कूल्ड लिक्विड है। अभी मैंने बात करी सुपर कूल्ड लिक्विड की, देखो अब इसमें क्या होगा, इसमें आप कहीं से भी जाओगे सेम नेचर ही मिलेगा, कहीं भी जाओगे ना आपको सेम ही मिलने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऐसा हो गया, इधर जा रहे हो तो इस लाइन में देखो बॉयज गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं, बॉयज हैं गर्ल्स है, सब मिक्स है, इधर दोनों साइड में ऐसा ही हो रहा। अब यहाँ पे मैंने लाइन की, यहाँ पे देखो बॉयज गर्ल्स सब दोनों साइड है, मुझे बॉयज गर्ल्स मिक्स मिल रहे हैं। ये कंडीशन का वो है कि जब हम लोग पीडी ग्राउंड में हैं, जब सर और टीचर्स थे तब एकदम मस्त एकदम एकदम सिंसियरिटी दिखा रहे थे। जैसे सर और टीचर कुछ मीटिंग है, यार हम लोग मीटिंग है, अब तुम लोग चुप जो ऐसे कैसे खड़े रहना, कोई कुछ करेगा नहीं, मॉनिटर खड़ा कर दिया, मॉनिटर भी अपना ही तो है ना, सही है। ओके, तो क्या होगा, जैसे वो लोग गए तो ये इधर घूम रहे, चलो गर्ल्स उधर चली गई, इधर थोड़ी सी ग्रुप इधर बन गया, ये उधर बन गया। अब आप कहीं से भी निकलोगे तो क्या होगा, आपको इस साइड गर्ल्स भी दिखेंगी, इस साइड बॉयज गर्ल्स दोनों दिखेंगे, ऐसा मिक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, आइसोट्रॉपिक नेचर ऐसा होता है कि आप कहीं से भी जाओ, किधर भी जाओ, कैसे भी क्रॉस करो, आपको गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स पूरा ऐसे कॉम्बिनेशन मिलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फिक्स था, लेकिन यहाँ पे भी अलग अलग रेंज में अलग अलग चीजें मिलती है। यहाँ पे आप कहीं से भी जाओगे आपको दोनों साइड में सेम प्रॉपर्टीज मिलती ही जाएगी। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इसके एग्जांपल क्रिस्टलाइन के NaCl, मेटल, डायमंड, क्रिस्टलाइन के हो गए, एमोरफस में रबर, प्लास्टिक एंड ग्लास। समझ में आया, फॉर्मेट क्यों बनाया आपके लिए पता चला, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, जिससे कि आप बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन दो, एग्जामिनर ऐसी ग्लो देखते ही आपको मार्क्स दे देगा, ज्यादा चेकिंग नहीं होता। ठीक है, जितना आप उसको रिप्रेजेंट करो, कहते हैं ना, और फर्स्ट इंप्रेशन इज अवर लास्ट इंप्रेशन। हमेशा अपनी इंप्रेशन को परफेक्ट रखो। अगर आपकी इंप्रेशन अच्छी होगी फर्स्ट इंप्रेशन में, आपके एंड तक पेपर में अच्छे मार्क्स मिलते ही जाएंगे। अंडरस्टूड दैट? ओके, अब देखो उसके अलावा भी जो हमने देखा क्रिस्टलाइन एमोरफस में जो डिफरेंस देखा, उसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स थे, वो भी आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता एक भी पॉइंट आपसे मिस हो जाए। ठीक है, अब देखो सम सॉलिड विच अपीरेंटली अपीयर amorphous but have microcrystalline structure, these are called polycrystalline solid। ठीक है, कुछ ऐसे दिखते हैं कि एमोरफस जैसा हमें अपीयर होता है, दिखाई देता है, लेकिन रियल में कैसा होता है, माइक्रोक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। माइक्रो में से एकदम छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलके बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, एकदम टीनी पार्टिकल्स होंगे, टीनी क्रिस्टल्स होंगे, उससे मिलके बना हुआ होगा। ठीक है, और टीनी छोटे छोटे माइक्रो क्रिस्टल से बनके क्या बनता है, पॉलीक्रिस्टल बनता है। ठीक है, पॉलीमर तो आप पढ़ ही चुके हो, जैसे मोनोमर से मिलके पॉलीमर बनता है, इस तरह से माइक्रो छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलके क्या बना, बड़ा सा पॉलीक्रिस्टल सॉलिड बना। ठीक है, मेटल ऑब्टेन ऑकर इन द पॉलीक्रिस्टलाइन कंडीशन। मेटल जो भी होते हैं प्योर फॉर्म में होते हैं, है ना, कुछ मिक्सचर भी होता है। ओके, मेटल जो होगा वो भी क्या होगा, एक तरह से कौन सी कंडीशन मानी जाती है, पॉलीक्रिस्टलाइन कंडीशन माना जाता है, कि उसके अंदर छोटे 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 माइक्रो क्रिस्टल्स मिलके एक बड़ा सा स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल क्रिस्टल एंड रैंडमली ओरिएंटेड, सो अ मेटल सैंपल में अपीयर टू बी आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक समझ में आ गया, कहीं से भी जाओ सेम नेचर मिलेगा, कहीं से भी जाओ सेम नेचर मिलेगा। इवन थ्रू अ सिंगल क्रिस्टल इज एनाइसोट्रॉपिक, और सिंगल क्रिस्टल होगा तो यार सिंगल प्रॉपर्टी होगी, इधर से अलग इधर से अलग। समझ में आ रही बात? ठीक है, एमोरफस सिलिकॉन इज वन ऑफ द बेस्ट फोटोवोलेटिक मटेरियल अवेलेबल फॉर कन्वर्जन ऑफ द सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एमोरफस जो सिलिकॉन होता है वो क्या करता है, जो फोटो मींस जो करंट आता है,
ठीक है, जो लाइट से, जो लाइट की पावर है उसके अंदर फोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एच न्यू फोटॉन्स, है ना। जो फोटॉन्स होते हैं उसे एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट में से और उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा। वो टेंडेंसी किसके अंदर होती है, फॉस्फोरस सिलिकॉन के अंदर, ठीक है। एमसीक्यू में एग्जाम क्वेश्चन आ जाए या फिर आपको याद होना चाहिए, ऐसे बेस्ट पॉइंट लिखो तो इंप्रेशन और बेटर रहती है हमारी कि हाँ यार बच्चे को काफी डीप तक पता है कि एमोर्फस सिलिकॉन है, वो क्या करता है, क्या नेचर होता है। ये सारी चीज हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार मिस कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, टेबल है, डिफरेंस दिया है, क्रिस्टलाइन हो गया, एमोर्फस हो गया, बस कर लिया, बस इनफ हो जाता है। उसके बाद में कुछ पॉइंट्स थे उसको मैंने रिसीव किया जिससे कि आपका कहीं लॉस ना हो जाए। अंडरस्टूड, ठीक है। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये जो भी आपने देख रहे हो सब। अब इसके अंदर देखो और आ गया क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्लासिफिकेशन कर दिया हमने। 4 टाइप के क्लासिफिकेशन है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड एंड कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इसके पार्ट्स है। समझ में आए, इसको अच्छे से डिटेल से आपको बताऊंगा कैसे क्या हो रहा है, ठीक है, फॉर्मेट तैयार करके। ओके, देखो ये फॉर्मेट, ठीक है। ये ओनली किसके लिए पता है, ये ओनली और ओनली है मॉलिक्यूलर सॉलिड के लिए, ठीक है। देखो किस तरह से रिप्रेजेंट किया है मैंने। अब ये सारे मैंने कंडीशंस लिख दिए, कंस्टिट्यूशन पार्टिकल क्या होगा, बॉन्डिंग और फोर्स क्या है, एग्जांपल क्या है, फिजिकल नेचर क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। ये सारे बुक इसमें भी दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा अलग लुक और रिप्रेजेंट देने का ट्राई किया मैंने। देखो नॉन पोलर है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या था, मॉलिक्यूलर सॉलिड का नॉन पोलर कैसा होगा, कंस्टिट्यूशन पार्टिकल मॉलिक्यूलर होगा, क्यों, मॉलिक्यूल से कंसिस्ट करता था, मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड पता कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होना वो सॉलिड होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल किस तरह से फॉर्म पता ही होगा, एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं। एटम क्या होता है, ओनली वन हो तो एटम बोलते हैं, ठीक है। और वही एलिमेंट 2 या मोर देन 2 एलिमेंट से, मोर देन 2 एटम से कंबाइन हो जाता तो क्या फॉर्म कर देता है, मॉलिक्यूल फॉर्म कर देता है, ठीक है। कैसा फोर्स होगा, डिस्पर्सन और लैंडन फोर्स होता है, ठीक है। द वीक फोर्स होगा अट्रैक्शन का, ठीक है। ये क्या होगा, सेम है, एटम्स उसके बीच में लगने की ट्राई करता है, ये एकदम वीकेस्ट फोर्स है। मींस नॉन पोलर के बीच में, नॉन पोलर का मतलब क्या होता है कि दोनों साइड सेम एटम होना। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, कैसे है, नॉन पोलर है ना। क्यों सर नॉन पोलर क्यों बोला आपने, ये सारी चीज आप पढ़ चुके 12th स्टैंडर्ड में। अभी देखो बता देता हूं नॉन पोलर क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चार्ज का प्रोडक्शन नहीं हो सकता, है ना। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन ही है दोनों साइड पे, इसके पास भी जितना पावर है इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने का, इतना ही इसके पास पावर है ना। जैसे आप पंजा लड़ाने बैठे हो, सामने भी एकदम स्ट्रांग पर्सन है और उसके सामने भी स्ट्रांग पर्सन बैठा है, दोनों का स्टेमिना, दोनों का पावर एकदम इक्वल है, ठीक है। पंजा लगाने बैठे, कोई नहीं हारेगा, कोई नहीं जीतेगा, मीन्स क्या हो जाएगा, टाई, मीन्स एग्जांपल है ये, ठीक है। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन है, इसके पास सेम है, इसके पास भी सेम पावर, तो क्या होगा, कोई भी चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। पोलर मीन्स पोल क्रिएट होना, पॉजिटिव नेगेटिव पोल बनना, उसे पोलर बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई पोल बनेगा ही नहीं, कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर भी देख लो, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन हो जाए, यहाँ पे क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन आ गया, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन आ गया, ठीक है। अगर हम लोग डायपोल मूवमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे कोई चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है क्या, नहीं ना। देखो अब ये अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये यहाँ से खींचेगा, ये यहाँ से हो जाए, तो इसका इससे कैंसिल, इससे इसका कैंसिल, तो नेट चार्ज क्या हो गया इस पे, जीरो। नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो, कोई चार्ज नहीं है, तो ये कैसा हो गया, नॉन पोलर। समझ में आ रही बात, ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा, इस तरह से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जितना खींचेगा ये इतना खींचेगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, इस पे भी नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसलिए कोई भी चार्ज प्रोड्यूस हुआ ही नहीं। एग्जांपल्स याद हो रहे हैं, CCl4, H2, CO2, ओके। और फिजिकल नेचर कैसा होगा, ये सॉफ्ट होगा, स्लाइटली थोड़ा सॉफ्ट होगा। नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर को इंसुलेटर बोलते हैं, मतलब कि इसके अंदर से कोई भी करंट या कोई भी चीज पास नहीं हो सकती। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वेरी लो, बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट हो, थोड़ा सा करोगे तो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। मींस सॉलिड है, थोड़ा सा भी हीटिंग मिलेगा तो मेल्ट हो, या फिर रूम टेम्परेचर बहुत पड़ा पड़ा ही मेल्ट हो जाता है। समझ में आया, क्योंकि लैंडन फोर्स बहुत वीकेस्ट फोर्स है, एकदम वीक। अब चलते पोलर, ठीक है। मॉलिक्यूल होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब होता है पोल पोल का क्रिएट होना। यहाँ पे भी इसके ऊपर भी पोल, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्लोरीन है, तो इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हाई होती है, क्लोरीन की। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, मैं बहुत सारे कंसेप्ट ले रहा हूं 11th के भी, ये सारे जो टर्म्स में यूज कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सब आप जानते हो, पढ़ चुके हो, ठीक है। ऐसा नहीं खाली जो है वो बता दिया आपको, सारे पॉइंट्स कंसेप्ट क्लियर करने ट्राई कर रहा हूं, इसलिए ध्यान दो,
ठीक है, कुछ चीज आपको पता है तो स्पीड इंक्रीज कर सकते हो, या ज्यादा स्पीड है तो आप स्पीड डिक्रीज करो, ये आपके हाथ में है कि वीडियो किस पोजीशन में देखना है। समझ में आ रही बेटा? ठीक है, देखो अब क्या बोला, डाइपोल डाइपोल मींस दोनों पे पोल पोल, ये भी पोलर होगा ये भी पोलर था, ये बोलेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, पढ़ा होगा आपने, डाइपोल डाइपोल हो गया। ठीक है, इस तरह से इंटरेक्शन जो होते हैं वो सारी चीजें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेगा, इसके ऊपर क्या आएगा, स्लाइटली नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या आएगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो देखो पोल क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आई बात? अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे सल्फर देखो इस तरह से ऑक्सीजन होगा इसका, ठीक है, इस तरह से जो अरेंजमेंट हो रही है हमें, और इसके ऊपर क्या होगा, ऐसे लोन पे प्रेजेंट होते हैं सल्फर के ऊपर। सल्फर क्या होता है, उसकी वैलेंस से 6 होती है, तो 1 2 3 4 5 6 देखो हो गया। ठीक है, अब देखो इसके अंदर डाइपोल मोमेंट क्या, देखो सर इसमें चार्ज है क्या सर? हाँ है। अब देखो इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे कैप्चर किए, इसने यहाँ पे ऐसे कैप्चर किया, इसने ऐसे कैप्चर किया। ठीक है, ये जो फंडा है किस तरह से अरेंजमेंट हो रहा है वो हमें देखना है कि कैसे क्या अरेंज हुआ। ठीक है, ठीक है, अरेंजमेंट देखना है। अब देखो डाइपोल मोमेंट आप लोग जानते हो कि डाइपोल मोमेंट में क्या होता है, ये इधर कैप्चर कर रहा है, ये इधर जा रहा है, लोन पेयर भी कोई ना कोई क्या अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो ऐसा एक कंसेप्ट होता है लोन पेयर के अंदर, डाइपोल मोमेंट के अंदर, अगर उसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसका नेट चार्ज क्या होगा, नॉन जीरो। उसका नेट चार्ज क्या होगा, नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो। समझ में आ रही है? मीन्स नॉन जीरो मतलब इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज अभी प्रेजेंट है, इसीलिए हमने इसको किस में लिया, पोलर में लिया। समझ में आ रही है? ठीक है, ट्राइगोनल है इसका शेप, से भी पढ़ा होगा आपने। ठीक है, सारे पॉइंट आ रहे हैं, थोड़ा तो रिमेंबर हो रहे हैं, वो चीजें भी याद रखो, क्यों 11 12 दोनों आपको याद रखना है, तभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोग और अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, छोटी छोटी पॉइंट्स आपके ब्रेन में होनी चाहिए। अंडरस्टूड दैट? ओके, ये भी कैसा होगा, सॉफ्ट इंसुलेटर। ओके, एंड लो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जानते हो, नाम सुनो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, चैप्टर ये दिमाग में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूरा टॉपिक पढ़ा है आपने, हाँ ऐसा होता है ऐसा होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H2O आइस, क्या होगा, H2O आइस का फॉर्मेशन करना। क्लियर? ठीक है, वाटर के पार्टिकल है, आइस से किस तरह से अरेंज होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग आपको पता ही होगा। ठीक है, इस सिंपल स्ट्रक्चर अगर मैं लूं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल का बना हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन। क्लियर है? ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, और एक फर्दर इसमें डिवाइड करें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक, यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, और इसके बीच में जो बना, जो डैश डैश हमने डिनोट किया, वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे यहाँ पे मैं ले लूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे बना, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हो रहा है आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, यहाँ पे जो डैश डैश बना, यहाँ पे डैश बना, ठीक, किसके पीछे बनता है कि हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड के साथ, कोवेलेंट बॉन्ड के साथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ अटैच होना चाहिए। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन कौन हो सकता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। मींस यहाँ पे देखो लाइन लिखी है, द मॉलिक्यूल ऑफ सच सॉलिड कंटेन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। मींस आपको HF मिले, HO मिले या HN मिले, उसके बाद में कोई एटम आएगा, उसके साथ क्या करोगे आप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच हो जाओगे। समझ में? याद कैसे रखो, FON फोन, क्या याद रखो, FON फोन। ठीक है, इस तरह से देखो यहाँ पे भी ये किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ, है ना, FO, O आया कि नहीं आया, फोन में O। ठीक है, अब इसने क्या किया, दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ जो एटम था उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, यहाँ पे भी सेम ऐसा हो रहा है। ठीक है, इस तरह से अरेंजमेंट पूरा बनता जाता है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल पता चला आइस के कंपाउंड में। ठीक है, ऐसे और स्ट्रक्चर बनेंगे, समझ में आ गया? ठीक है, ये कैसा होगा, हार्ड इंसुलेटर होगा और लो होगा। समझ में आई बात, किस तरह से होगा परफॉर्मेंस, पता चला। हमने अभी ओनली किसके बारे में पढ़ा, मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में पढ़ा, वो नॉन पोलर पढ़ लिया, पोलर पढ़ लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ लिया। जो मैंने बताया उसको दिमाग में रिमेंबर करो, वापिस देखो वीडियो, इस तरह देखो कि एक बार में कंसेप्ट क्लियर ही हो जाए। समझ में आई बात? ठीक है, ओके, अब देखो बाकी जो कुछ पार्ट है अपना वो भी देख लेते हैं। ओके, क्लियर? ओके, अब देखो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हमें लेनी है वो। अब देखो आयनिक सॉलिड आ गया, क्लियर है? ओके ओके, अब देखो टाइप चलते हैं, सेकेंड टाइप हो गया आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा, उसमें आयंस का फॉर्मेशन होगा।
ठीक है। कोलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक आयंस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, आयनिक फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। तो सोडियम है, सोडियम क्या होगा, दोनों आयंस बना देंगे, जैसे यहाँ पे Na+ हो जाएगा और Cl- हो जाएगा, तभी अट्रैक्ट होके क्या बनाए, दोनों ऐड होके क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं। मींस आयंस के बीच में सॉलिड बने, फिर कोई मॉलिक्यूल बनना, ठीक है। Mg हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Mg+2 और O- क्या हो जाएगा, -2। समझ में आ रही बात, ठीक है। Mg+O-2 इस तरह से क्या हो जाएगा, दोनों क्या होते हैं, कोई भी एटम बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, तो दोनों का चार्ज क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है ना। +2 -2 क्या हो जाएगा, 0, फिर क्या बन गया, MgO बन गया। समझ में आ रही बात, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, आयनिक प्रोडक्शन हो गया। हार्ड होगा, ब्रिटल होगा, हार्ड है लेकिन ब्रिटल मतलब कि टूट दे, बिखर जाना, ठीक है, नीचे गिर दे, बिखर जाना, ठीक है। इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, मतलब जब ये सॉलिड होगा, आयन सॉलिड है, तब तक इसके अंदर कोई भी करंट या किसी भी चीज का फ्लो नहीं होगा। अंडरस्टूड दैट, ठीक है, ओके। अब देखो, बट कंडक्टर इज मोल्टेन एंड इन एक्वस स्टेट। कंडक्टर होगा किस कंडीशन में, मोल्टेड और एक्वस स्टेट के अंदर, ओके, क्लियर। अब देखो उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई। मींस इसमें ऐसा बोला है कि भाई कि मोल्टेड मतलब कि लिक्विड स्टेट के अंदर और एक्वस स्टेट के अंदर क्या होगा, वो करंट को फ्लो करने देगा या कुछ भी कंडक्टिविटी उसके अंदर होगी। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, आयनिक है तो हाई होगा, ठीक है। मेटेलिक सॉलिड, अब आ गया मेटेलिक सॉलिड, पॉजिटिव मेटल आयन इन अ सील ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। मेटेलिक सॉलिड का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाना। मेटल्स में क्या होता है, मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखेंगे तो उनके ऊपर क्या चार्ज आता जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता जाता है। और इलेक्ट्रॉन अगर उन्होंने डोनेट कर दिया तो उनके सराउंडिंग में किसका क्लाउड बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बढ़ जाएगा, है ना। कहीं पॉजिटिव चार्ज है तो वहां पे सराउंडिंग में कौन ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जो पॉजिटिव के पास आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी मेटेलिक बॉन्डिंग होगा इसके अंदर। और क्या होगा इसमें, देखो आयरन हो गया, आयरन कैसे हो जाएगा, Fe2+, कॉपर भी क्या 2+, Ag क्या हो जाएगा प्लस, और में Mg क्या हो जाएगा +2 के फॉर्म में। ये मतलब फेमस फॉर्म है इनके, इस तरह से आपको पढ़ेंगे। हार्ड बट मेलिएबल एंड डक्टाइल, हार्ड है लेकिन इसकी मूवमेंट हो सकती है, डक्टाइल हो सकता है, इसका इसके फिजिकल नेचर से। कंडक्टर इन सॉलिड एंड मोल्टेड इन स्टेट, ठीक है। कंडक्टर होगा सॉलिड के अंदर भी और मोल्टेड स्टेट में भी कंडक्टर होगा। फेयरली हाई मतलब थोड़ा सा और ज्यादा क्या होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट, और हाई होगा, ठीक है। अब चलते कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट बोलो या नेटवर्क सॉलिड बोलो, क्या हो गया, एटम्स है, किसके पार्टिकल्स होंगे, एटम्स के पार्टिकल्स होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड जैसे कार्बन हो गया, डायमंड के फॉर्म में होता है तो कैसा होता है, फिजिकल नेचर क्या उसका हार्ड। ग्रेफाइट के फॉर्म में होगा तो क्या होगा, सॉफ्ट। और जब हार्ड होगा तब कैसा होता है, इंसुलेटर। मींस डायमंड किसी भी चीज को करंट को पास नहीं होने देता, वो इंसुलेटर होता है। डायमंड के अंदर से करंट वगैरह पास नहीं कर सकते। ग्रेफाइट है, सॉफ्ट होगा, कैसा होगा, कंडक्टर होगा, कैसा होगा, कंडक्टर। मींस इसके अंदर सब जैसे ग्रेफाइट है, पेंसिल सेल देखते हो आप, पेंसिल सेल बीच में देखा है ग्रे कलर का कुछ ब्लैक ब्लैक कार्बन जैसा लगता है, ग्रेफाइट होता है ना। उसके अंदर से करंट हम लोग पास कर सकते हैं। जैसे कि पेंसिल की नीडल देख लो ये वाली, ठीक है, ये भी किससे बनी हुई है, ग्रेफाइट से बनी हुई है। इसके अंदर से आप क्या करते हो, नीडल निकाल के आप करंट पास करना चाहो तो करंट इसके अंदर से भी पास हो सकता है। और कैसा होगा, वेरी हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी इसी के अंदर आता है, देखो स्ट्रक्चर बनाया मैंने सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, ठीक है। ये सिलिकॉन का हो गया, ये दो ऑक्सीजन हो गए इसके, फर्दर सिलिकॉन, इसके ऑक्सीजन आगे, तो इस तरह से एक पूरा पूरा नेटवर्क बन जाता है। पूरा पूरा क्या हो जाएगा, इतना सा मैंने बनाया कल, इसमें और भी क्या होगा, आगे आगे डैश बनाया, मतलब कि ये कंटिन्यू आगे आगे बढ़ता जाएगा। ये कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है भाई, ये डैश डैश बनाया, इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रक्चर सेम आगे रिपीट होता जाएगा, ये भी आगे रिपीट होता जाएगा, ये आगे रिपीट होता जाएगा। अपना दिमाग लगा, अरे ऐसा मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऐसा अपना लॉजिक नहीं लगाने का, ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात, ठीक है। इसीलिए क्या बोला, नेटवर्क सॉलिड बोला गया, ऐसे समझ में आ गया, क्लियर। ये सारे पॉइंट्स इंपोर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं मैंने, ध्यान से देखो, ध्यान से पॉइंट्स खुद फॉर्म करो, रिप्रेजेंटेशन पता चला, बोर्ड के एग्जाम में रिप्रेजेंट करना सीखो, ओके। ऑल द वेरी बेस्ट, कोई टेंशन नहीं लेना, बिंदास पढ़ो, ओके। थैंक